Hello friends, now today I am going to discuss a new topic and the topic is the nucleic acid vaccine. कन्वेंशनल वैक्सीन्स में जो लाइव वायरसेस रहते हैं उसको जब एनिमल में इंजेक्ट करते हैं तो एनिमल्स में ये जो वायरसेस होते हैं ये पर्टिकुलर जीनोम के साथ सेल की बाइंड हो जाते हैं और बाइंड होकर के पर्टिकुलरली डिफरेंट टाइप की जो प्रोटीन्स हैं वो सेल सरफेस पे एक्सप्रेस करते हैं। ये एक्सप्रेस्ड प्रोटीन जो है फॉरेन प्रोटीन एज ए रिकॉग्नाइज होते हैं और फ्रॉम एमएससी कॉम्प्लेक्स एपीसी के थ्रू ये बी और टी सेल को प्रेजेंट होते हैं। फर्दर ये जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है वो क्रिएट करते हैं। लेकिन कभी कभी ये जो लाइव वायरसेस हैं दे विल अगेन एक्टिवेट और ये पैथोजेनिक हो जाते हैं जो बेसिकली पहले इम्यूनोजेनिक होते थे। सो ऐसी कंडीशन में देयर इज़ ए नीड फॉर डीएनए वैक्सीन। यहाँ डीएनए वैक्सीन का प्रिंसिपल ये है कि एक तो ये वापस से एज ए पैथोजन कन्वर्ट नहीं होते और दे आर वेरी सेफ, तो इसे एज ए वैक्सीन यूज़ किया जाने लगा है। तो किसी पर्टिकुलर पैथोजन का जो पर्टिकुलर विरुलेंट जीन है उसको एक स्ट्रेचेबल वेक्टर में जो कि इकोलाई वगैरह में होता है उसमें इंसर्ट किया जाता है और उसे इकोलाई में ग्रो किया जाता है ताकि एम्प्लीफाइड प्लाज्मिड्स हमें डीएनए प्लाज्मिड मिल जाए। देन ये जो एम्प्लीफाइड प्लाज्मिड्स होते हैं इसको रेसिपिएंट एनिमल में इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट होने के बाद में ये एंट्री करते हैं इनटू द सेल जहाँ ये एमआरएनए में कन्वर्ट होते हैं। देन एमआरएनए प्रोटीन्स बनाते हैं और यहाँ ये जो प्रोटीन्स हैं ये फॉरेन एंटीजन्स की तरह सेल सरफेस पे एक्सप्रेस होते हैं और फर्दर एमएससी क्लास 1 एंड एमएससी क्लास 2 को अट्रैक्ट करते हैं, जहाँ पर एमएससी क्लास 1 एंड एमएससी क्लास 2 जो हैं वो टी सेल रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं और फाइनली अगर एमएससी 1 है तो वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और अगर एमएससी 2 है तो वो जो है टी हेल्पर सेल के रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं और ऐसे करके सेल का डिस्ट्रक्शन होता है। एनिमल्स में अभी तक मेनली 2 डीएनए वैक्सीन्स हैं जो अप्रूव्ड हुई हैं और ह्यूमंस में इसके अभी भी ट्रायल्स चल रहे हैं। ह्यूमन में अभी तक एक भी डीएनए वैक्सीन अप्रूव्ड नहीं हुई है। और ये जो एनिमल में डीएनए वैक्सीन्स हैं ये है वेस्ट नील वायरस, हॉर्सेस में डीएनए वैक्सीन अप्रूव्ड हुई है और IHN ये सालमन्स में एज ए डीएनए वैक्सीन अप्रूव्ड हुई है। DNA vaccine appears to be ideal for organisms that are difficult or dangerous to grow in laboratory। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिफ़िकल्ट टू ग्रो भी नहीं होते एंड दे आर वेरी डेंजरस टू ग्रो। तो ऐसी कंडीशन में इन ऑर्गेनिजम्स की DNA वैक्सीन इज़ वेरी आइडियल। कन्वेंशनल वैक्सीन्स होती थी उसको हमें रूम टेम्परेचर पे स्टोर करने पर वो ख़राब हो जाती थी, लेकिन द DNA वैक्सीन इज़ वेरी स्टेबल। इट कैन ऑल्सो स्टोर एट रूम टेम्परेचर एंड रिलेटिवली ईजी टू मैन्युफैक्चर टू कंसिस्टेंट स्पेसिफिकेशन। एंड डीएनए वैक्सीन्स आर ऑफन मोर इफेक्टिव देन द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, क्योंकि अगर आप रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स बना करके इंजेक्ट कर रहे हैं तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स जो होते हैं वो इनको बनाना बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि प्रोटीन एक्सट्रैक्शन करना, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन करना इसे टीडियस जॉब। लेकिन अगर आप सीधा डीएनए वैक्सीन बना रहे हैं तो बॉडी खुद ही अपने आप इसके प्रोटीन्स बना लेती है, तो इसलिए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स इज़ जो है कॉस्ट इफेक्टिव है, जबकि मतलब वेरी कॉस्टली है, जबकि जो डीएनए वैक्सीन है इट इज़ वेरी इफेक्टिव देन द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। और कंटिन्यू बॉडी में प्रोटीन्स बनते रहते हैं अगर हम डीएनए वैक्सीन लगाएंगे। और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स जो होते हैं एक बार हमने लगा दिया उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बन गई तो फिर बाद में वो जो है एक टाइम ड्यूरेशन के बाद में इसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत कम हो जाता है। डीएनए वैक्सीन्स में जो डीएनए सीक्वेंसेस है इससे हम टाइप 1 एंड टाइप 2 के रेशियो को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि टाइप 1 हेल्पर सेल जो होती है वो इंटरफेरॉन गामा रिलीज़ करती है, साथ ही इंटरल्यूकिन 2 ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा रिलीज़ करती है और इससे होता ही है कि डायरेक्ट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करती है ये। तो जितने भी फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इंट्रासेलुलरली रहते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया को किल करना बड़ा आसान हो जाता है टी हेल्पर सेल 1 के थ्रू। और डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो एक जैसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्फ्लेमेशन क्रिएट करके और पैथोजन को रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वहीं टी हेल्पर सेल 2 की बात करें तो ये एक्टिवेट होता है इंटरल्यूकिन 4 से। टी हेल्पर सेल 1 एक्टिवेट होता है इंटरल्यूकिन 12 से, टी हेल्पर सेल 2 एक्टिवेट होता है इंटरल्यूकिन 4 से और फर्दर ये इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 10, इंटरल्यूकिन 13 रिलीज करता है। और इसका जो मेन वर्क है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, लाइक ईओसिनोफिल्स को एक्टिवेट करना, आईजीई क्लास स्विचिंग करना, और आईजीई से हमें पता है कि एलर्जिक रिस्पॉन्स आता है। और साथ में इसमें जो जो वर्म्स होते हैं, है ना, तो जितने भी वर्म्स हैं
या फिर हेल्मिंथ्स हैं उनके किलिंग करने के लिए टाइप हेल्पर सेल 2 रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए वैक्सीन प्रोडक्शन। तो जो भी डीएनए एज ए वैक्सीन लेना होता है उसको पहले सेलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द सीक्वेंस इन द जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म, और जो भी इंटरेस्ट ऑफ जीन होता है उसको आइसोलेट किया जाता है, देन उसको फर्दर बैक्टीरियल प्लाज्मिड में इंसर्ट करते हैं। मार्केट में बहुत सारे बैक्टीरियल एक्सप्रेशन वेक्टर्स हैं जो अवेलेबल हैं, और ये स्पेशली ई कोलाई से ऑब्टेन किया जाता है। फाइनली ई कोलाई में इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, और जो भी जो डीएनए होता है वो एम्पलीफाई होता चला जाता है। इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो प्लाज्मिड है उसमें एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होता है, नॉर्मली होता ही है, और स्ट्रॉन्ग प्रमोटर जो रहता है वो हमारे इस डीएनए सीक्वेंस से अप स्ट्रीम रहता है। एंड इन एडिशन टू दैट जो ट्रांसक्रिप्शनल या टर्मिनेशन पॉली एडिनाइलेशन सीक्वेंसेस होते हैं वो डाउन स्ट्रीम रहते हैं। तो किसी भी बैक्टीरिया में इस टाइप के प्लाज्मिड को ग्रो करना, जस्ट उसकी क्लोनिंग करना एक मेथड होती है टू ऑब्टेन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लाज्मिड्स एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ डीएनए। फाइनली अब ये जो प्लाज्मिड है हम बैक्टीरिया से रिमूव करेंगे, और आफ्टर रिमूवल इस प्लाज्मिड को हम इंजेक्ट करते हैं इन द एनिमल बॉडी एज ए वैक्सीन। तो एनिमल बॉडी में ये जो सेल न्यूक्लियस है उसमें ये प्लाज्मिड होता है, और ये प्लाज्मिड बाइंड करता है विद द सेल जीनोम। यहाँ जो मैंने आपको प्रमोटर बताया, ये प्रमोटर जो है फर्दर इस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करता है और एमआरएनए बनाता है, और एमआरएनए बाद में इसमें जो मैंने आपको बताया कि पॉली एडेनाइलेशन सीक्वेंसेस होते हैं, तो देट आर रिक्वायर्ड फॉर द एमआरएनए टू लीव द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, क्योंकि एमआरएनए में जब पॉली एडेनाइलेशन होता है तभी ये न्यूक्लियस से बाहर आता है, इसके सीक्वेंसेस इसमें होना ज़रूरी है। एंड फर्दर जो एमआरएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में पहुंचता है। साइटोप्लाज्म में ये हमें पता है कि साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पे होते हैं वहाँ पर ये एमआरएनए बाइंड होता है, और यहाँ पर जो है पॉलीप्रोटीन्स बनते हैं। ये जो प्लाज्मिड रहता है इसको हम और भी अल्टरनेटिवली मिक्सचर बना सकते हैं ऑफ 2 प्लाज्मिड्स, जिसमें वन एक्सप्रेसिंग द एंटीजन जीन एंड वन एक्सप्रेसिंग अ साइटोकाइन जीन मे बी एडमिनिस्ट्रेड एज द सेम टाइम। तो हम एक में तो एक्सप्रेशन करेंगे एंटीजन का, दूसरे में एक्सप्रेस करेंगे साइटोकाइन जीन का। प्रोटीन एक्सप्रेशन में ऑल्सो भी ऑप्टिमाइज्ड बाय चेंजिंग द प्लाज्मिक कोडॉन यूज़। तो आपको अगर उसमें भी प्रोटीन के एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है, तो जो प्लाज्मिड के अंदर कोडॉन्स होते हैं उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पैथोजन ऑफन हैव ए समवॉट डिफरेंट कोडॉन यूजेस देन डू द यूकैरियोटिक सेल्स। क्योंकि पैथोजन में पहले से ही कुछ ऐसे कोडॉन्स होते हैं जो थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन अगर आपको उसको अकॉर्डिंग टू यूकैरियोट बनाना है तो जो कोडॉन्स सीक्वेंसेस हैं उसको आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सो दिस कैन बी मॉडिफाइड टू मैच द टारगेट स्पीशीज़ एंड सो इंक्रीज द ट्रांसक्रिप्शन एफिशिएंसी। तो अभी तक ये जो डीएनए था ये पैथोजन में ही प्रोटीन बनाता था, लेकिन अब इसको चूँकि यूकैरियोटिक सेल में बनाना है इसलिए कुछ कोडॉन्स को चेंज करना होता है। सो वो उसमें ट्रांसक्रिप्शन एफिशिएंसी बढ़ सकती है। अदरवाइज़ यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रेटजी नहीं बढ़ पाएगी। Now let's conclude the conventional vaccines as well as the DNA plasmid vaccines। तो कन्वेंशनल वैक्सीन्स में आप ये समझें कि जब कोई बैक्टीरिया है उसको हम तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं तो होता ये है कि उसमें डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, और न्यूक्लियस भी होता है उसका, न्यूक्लियोइड वगैरह। तो मल्टीपल टाइप ऑफ एंटीजन्स जो है एडमिनिस्ट्रेट हम करते हैं, तो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू सर्टेन प्रोटीन एंटीजन्स। दूसरा है कि देयर इज़ नो रिस्क ऑफ इंड्यूसिंग एंटी डीएनए एंटीबॉडीज़, इसमें डीएनए की एंटीबॉडीज़ नहीं बनती हैं इसमें। लेस रिस्क ऑफ टॉलरेंस इंडक्शन, तो बहुत ज़्यादा टॉलरेंस भी नहीं आता है इसके अगेंस्ट में। देन नो, ऐसा इसलिए है, मैं इसमें बताता हूँ कि टॉलरेंस इंडक्शन इसलिए नहीं आता है क्योंकि जैसे हम डीएनए वैक्सीन की बात करें तो डीएनए अगर एक बार इनकॉर्पोरेट हो जाती है हमारे सेल्स के जीन्स में, तो ये भी हो सकता है कि वो फर्दर मल्टीप्लाई होती रही और उसके अगेंस्ट में टॉलरेंस आ जाए। लेकिन कन्वेंशनल वैक्सीन्स में टॉलरेंस नहीं आता है। नो रिस्क ऑफ अफेक्टिंग द जीन्स कंट्रोलिंग द सेल ग्रोथ, तो ऐसे कोई जीन्स इसमें नहीं है जो सेल ग्रोथ को अफेक्ट करें। डिफिकल्ट टू पोलराइज रिस्पॉन्स टू टी हेल्पर सेल 1 एंड टी हेल्पर सेल 2। तो अभी जिसमें मैंने आपको बताया कि हम डीएनए वैक्सीन से टी हेल्पर सेल 1 और टी हेल्पर सेल 2 के रिस्पॉन्स को पोलराइज कर सकते हैं, ऐसा कन्वेंशनल वैक्सीन में नहीं कर पाएंगे। डिफिकल्ट टू पोलराइज ये हो गया। मोर स्ट्रांगली इम्यूनोजेनिक, ये बहुत ही ज़्यादा इम्यूनोजेनिक रहता है क्योंकि इसमें हर टाइप का जो है एंटीजन रहता है। लो डोजेज रिक्वायर्ड, इसलिए बहुत कम डोज में काम हो जाता है। और इम्यूनिटी डेवलप्स रैपिडली, इसमें इम्यूनिटी भी बहुत जल्दी आती है क्योंकि अल्टीमेटली हम डायरेक्ट एंटीजन दे रहे हैं। यहाँ पर ये होता है कि एंटीजन्स बनने में टाइम लगता है
प्रोटीन एक्सप्रेस होता है कितनी बार, वो प्रोटीन भी जो होता है इम्यूनोजेनिक नहीं होकर के उसमें भी टॉलरेंस आ जाता है। अब डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन की बात करें तो इट इज़ वेरी सेफ़। सेफ़ इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में भी जो हम पैथोजन हैंडल करते हैं उसके बजाय हमें सिर्फ डीएनए हैंडल करना है, और इंजेक्ट करने के टाइम पर भी ये सेफ़ रहता है, और जब ये बॉडी में एडमिनिस्ट्रेड हो चुका है तब इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं या इसके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी जो क्रिएट होती है वो काफ़ी सेफ़ होती है, क्योंकि सेफ़ इस रीज़न से भी कि ये इनएक्टिवेटेड नहीं है जो वापस से एक्टिवेटेड हो जाए, लाइक कन्वेंशनल वैक्सीन जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहती है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेड बाय बोथ एमएससी क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड, तो दोनों टाइप की रिस्पॉन्स ये जनरेट करती है। कैन बी पोलराइज टू टी हेल्पर सेल 1 एंड टी हेल्पर सेल, जो जैसा मैंने आपको बताया, रिलेटिवली इजी एंड चीप टू प्रोड्यूस, ये बहुत आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं डीएनए वैक्सीन को। नो नीड फॉर एडजुवेंट्स, अलग से एडजुवेंटेशन की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें हमें एंटीजन की करेक्ट फोल्डिंग मिल जाती है, तो नेचुरल एंटीजन डेवलप होता है। परसिस्टेंट रिस्पॉन्स, मतलब इसका जो रिस्पॉन्स है वो कंटिन्यू बना रहता है, बहुत लंबे टाइम तक रहता है, क्योंकि जो जीन रहता है वो कंटिन्यूसली प्रोटीन बनाता रहता है। वेरी स्पेसिफिक फॉर एन एंटीजन, और किसी भी पर्टिकुलर एंटीजन के स्पेसिफिक हम डीएनए अगर कोड कर लेते हैं तो एक एक ही पर्टिकुलर एंटीजन हमें मिलता है जो कि जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती रहती हैं बॉडी में। जबकि कन्वेंशनल वैक्सीन में क्या है कि डिफरेंट टाइप के एंटीजन्स होते हैं, और यहाँ पर हम स्पेसिफिक हो जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। तो अभी तक हमारे पास ये है कि डीएनए जो एक प्लाज्मिड वेक्टर में है, अब इसको इंजेक्ट करना है। तो जो वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने आप में बहुत एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि जो प्लाज्मिड्स होते हैं दैट इज़ जेनेटिकली इंजीनियर्ड हैं, और दे आर सस्पेंडेड इन द सेलाइन, और सेलाइन सॉल्यूशन को इंट्रामस्कुलरली एनिमल्स में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो दे विल रीच टू द स्केलेटल मसल्स। अब वहाँ स्केलेटल मसल्स के यहाँ पर एक फिजिकल बैरियर है, क्योंकि इंजेक्शन के बाद में कोई भी डीएनए वैक्सीन को आप सीधा इंट्रासेल्युलरली नहीं डाल सकते हो। तो अगर ये डीएनए वैक्सीन एक्स्ट्रा सेल्युलर ही बनी रहती है तो इट विल डिग्रेडेड। तो इसको ये फिजिकल बैरियर्स लाइक जैसे सेल मेम्ब्रेन वगैरह है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसको क्रॉस करना पड़ता है, और क्रॉस करके ये इंट्रासेल्युलरली जो है न्यूक्लियस तक पहुँचती है। सो फर्दर ऐसी टेक्निक से यूज़ करना होती है जिससे कि ये डीएनए वैक्सीन सीधा इंट्रासेल्युलरली चला जाए। आप ये देखेंगे कि हो सकता है कि इसके लिए मसल सेल्स को सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ माइकोटॉक्सिन डैमेज कर दिया जाए, या विद द हेल्प ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से डैमेज कर दिया जाए। तो डैमेज्ड मसल सेल्स में इजीली जो डीएनए वैक्सीन है वो पेनिट्रेट हो जाएगी। इसका दूसरा मेथड ये भी है कि with the help of adjuvants like lipid complexes, microcapsules और नॉन आयनिक कोपॉलीमर्स, तो विद द हेल्प ऑफ एडजुवेंट्स हम जो डीएनए वैक्सीन है उसको इंसर्ट कर पाएँ। तो यहाँ जो माइक्रो कैप्सूल्स होते हैं ये हो सकता है कि बैक्टीरिया के घोस्ट सेल वॉल्स होती हों, या फिर हमने जो फाज डिस्प्ले थेरेपी पढ़ी है उसमें भी हम ये माइक्रो कैप्सूल्स एज ए फाज का जो आउटर स्ट्रक्चर कैप्सिड होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर नॉन आयनिक कोपॉलीमर्स एंड कुछ लिपिड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें डाल करके हम इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं डीएनए वैक्सीन को। एल्यूमिनियम फॉस्फेट सीम्स स्पेशली इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग डीएनए वैक्सीन एफिकेसी। तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ताकि हम डीएनए को एडमिनिस्टर कर सकें। डीएनए वैक्सीन को सबकट भी दिया जा सकता है। सबकट देने पर एक चांसेस ये रहते हैं कि ये सबकट की एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में रहता है, और यहाँ पर जो ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स हैं, जो लिम्फ है, ये लिम्फ से होती हुई लिम्फ नोड्स में जा करके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को प्रेजेंट होती है प्लाज्मिड्स, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इन प्लाज्मिड्स को इनगल्फ कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फेगोसाइटोसिस। तो जैसे कि लाइक वायरसेस होते हैं, या फिर जो वायरसेस इनगल्फ होते हैं वैसे ही डीएनए प्लाज्मिड इनगल्फ हो जाते हैं। अब ये डीएनए प्लाज्मिड्स इनगल्फ होने पर इंट्रासेलुलरली चले जाते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस में ये एमआरएनए बनाएंगे एंड फर्दर ट्रांसलेट होंगे और एंडोजिनस टारगेट प्रोटीन्स बनाएंगे। जैसे वायरसेस एंडोजिनस टारगेट प्रोटीन्स बनाते हैं वैसे ये भी बनाएंगे। ओके, देन फर्दर ये जो प्रोटीन्स हैं ये एक्सप्रेस होते हैं क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल्स को प्रेजेंट करता है, जिससे टी एंड बी सेल एक्टिवेशन होता है, एंड फर्दर इससे साइटोटॉक्सिक टी सेल इम्यूनिटी या इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, क्योंकि ये एंटीजन जो है ये एक्चुअल में एंडोजिनस एंटीजन है। तो अल्टीमेटली ये जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर हैविंग टर्शरी स्ट्रक्चर एंड पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन भी इसमें, जैसे ग्लाइकोसाइलेशन वगैरह जो है वो भी हो चुका होता है। तो दे आर द गुड एंटीजन। डीएनए वैक्सीन और भी अच्छे से इम्यूनिटी एक्सप्रेस करता है, क्योंकि बैक्टीरियल डीएनए जो है
इट कंटेन्स अनमिथाइलेटेड सीपीजीज। अनमिथाइलेटेड सीपीजीज मोटिव जो होते हैं दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय टोल लाइक रिसेप्टर 9। तो TLR9 को जब ये एक्सप्रेस होते हैं तो PAMP और PRR के इंटरेक्शन से इनेट इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। सो ऐसे में डेंड्राइटिक सेल्स एक्टिवेट होते हैं और इवेंचुअली वो टी हेल्पर सेल 1 को एक्टिवेट करते हैं। तो एग्जांपल में है यहाँ पे हॉर्सेस में वेस्ट नील फीवर, एक वेस्ट नील वायरस इन्फेक्शन होता है। और वेस्ट नील वायरस इन्फेक्शन में जो प्लाज्मिड इंजीनियर्ड किया जाता है उसमें हाई लेवल ऑफ वायरस का इन्वेलप है ना, इन्वेलप ई और प्री मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स के डीएनए होते हैं। तो एक्चुअल में वो cDNA होते हैं। और ये जो प्लाज्मिड है इसमें प्रोमोटर्स भी होते हैं एंड मार्कर जीन्स होते हैं। तो यहाँ मैंने cDNA इसलिए कहा क्योंकि बेसिकली जो वेस्ट नील वायरस है वो RNA वायरस है। तो प्रोमोटर के साथ यहाँ पर इसमें मार्कर भी यूज़ होते हैं कि फर्दर ये देखा जाए कि वही जीन है या कोई और जीन तो नहीं है, इसलिए वायरस के साथ में मार्कर का भी यूज़ किया जाता है। और इसे दिया कैसे जाता है, विथ बायोडिग्रेडेबल ऑयल एडजुवेंट के साथ में, ताकि एडजुवेंट जो रहते हैं वो मसल सेल्स को ब्रेक करने में यूज़ होते हैं और इसके इजी इंट्रेंस के लिए भी यूज़ होते हैं। दिस प्लाज्मिड enters cell and cause them to express the West Nile fever virus। क्योंकि ये फर्दर mRNA वगैरह बना के प्रोटीन बनाता है इसलिए इट विल एक्सप्रेस फर्दर प्रोटीन। सो दिस इज़ अ पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ प्लाज्मिड जिसमें हमने यहाँ देखा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद में यहाँ यूकैरियोटिक प्रमोटर होते हैं, फिर हमारा वो DNA आता है जिससे हमें एंटीजन चाहिए, फिर यहाँ पर पॉली ए टेल स्टेबलाइज करता है जो कि mRNA को स्टेबलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। फिर यहाँ पर जो मार्कर प्रोटीन है, सॉरी मार्कर सीक्वेंस है जो कि आइडेंटिफाई करता है कि ये वही प्लाज्मिड है जो कि हमें ट्रांसफेक्ट करना है। तो इस टाइप से जो DNA वैक्सीन बनती है ये अभी हमने आपको एक तो बताया वेस्ट नाइल फीवर वायरस हॉर्सेस के केस में, और दूसरी जो है इन्फेक्शियस हीमेटोपोइटिक नेक्रोसिस एंड साल्मोनिड पेंक्रियाज डिसीज इन फार्म्ड एटलांटिक साल्मन्स। तो साल्मन्स के केस में ये दो डिसीज़ होती हैं, पेंक्रियाटिक डिसीज़ होती है एक साल्मोनिड पेंक्रियाटिक डिसीज़, और एक होती है हीमेटोपोइटिक इन्फेक्शियस हीमेटोपोइटिक नेक्रोसिस। इन दोनों में भी, और एक इसके बाद जो मेलेनोमाज इन डॉग, इस कंडीशन में भी जो है DNA वैक्सीन बनाई गई है। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटली अभी DNA वैक्सीन्स एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए, लिम्फोसाइटिक कोरिमेनिंजाइटिस के लिए, कैनाइन एंड फेलाइन रेबीज के लिए, कैनाइन पार्वो वायरस के लिए, बोवाइन वायरल डायरिया वायरस के लिए, देन फेनाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के लिए, फेलाइन ल्यूकेमिया वायरस के लिए, सीडो रेबीज, फूट एंड माउथ डिसीज, देन बोवाइन हर्पीज वायरस 1, न्यू कैसल डिसीज, इनके लिए एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन अभी मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है लेकिन एक्सपेरिमेंट्स इनमें जारी है। और अल्टीमेटली ऐसे पैथोजेंस के लिए DNA वैक्सीन बनाई जा रही है जिसमें लाइव एटेन्यूएटेड वायरस को यूज़ करना बड़ा डेंजरस है, और साथ में ही ऐसे जो बैक्टीरिया है जिन्हें ग्रो कर पाना लेबोरेटरी में बहुत मुश्किल है, उनके लिए ये DNA वैक्सीन प्रिपेयर की जाती है। तो DNA वैक्सीन्स, DNA प्लाज्मिड बेस्ड जो वैक्सीन्स हैं दे आर वेल टॉलरेटेड। यहाँ टॉलरेंस जो है, ये टॉलरेटेड मतलब ये है कि जब हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो ये डिग्रेड नहीं होता या एकदम इसका डैमेज नहीं होता। ये इंट्रामस्कुलरली इंजेक्शन जब दिया जाता है तो ये इंट्रामस्कुलरली भी साइट, जो इंजेक्शन साइट है वहाँ सेवरल वीक्स तक रह सकता है, और ट्रांजिशनली ये ब्लड और अदर ऑर्गन्स में भी डिटेक्ट होने लगता है। हालांकि एंटीबॉडी रिस्पॉन्स इसमें स्लो रहता है, लगभग 12 वीक्स इसको लगते हैं किसी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स तक, हायर पीक ऑफ एंटीबॉडी टाइटर तक पहुंचने के लिए, स्पेशली इन द माइस ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। लेकिन कंपेरेटिवली जो हम अदर प्रोटीन्स इंजेक्ट करते हैं जो कन्वेंशनल प्रोटीन्स होते हैं, तो वो प्रोटीन्स जो हैं बहुत जल्दी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स तो दे देते हैं लेकिन वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड नहीं होते, जबकि DNA वैक्सीनेशन करने पर जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आता है वो हालांकि स्लो होता है लेकिन प्रोलॉन्ग्ड होता है। नाउ DNA वैक्सीन की एंट्री सेल्स में कैसे होती है इसको थोड़ा सा समझते हैं कि जो DNA प्लाज्मिड वैक्सीन है जब भी इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट किया जाता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ DNA प्लाज्मिड्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि DNA प्लाज्मिड्स बहुत सेलाइन सॉल्यूशन में डिज़ोल्व रहता है और सेलाइन सॉल्यूशन को इंजेक्ट किया जाता है। तो सेलाइन सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा DNA प्लाज्मिड वैक्सीन की ज़रूरत होती है। तो इसमें बहुत सारा DNA जो होता है वेस्टेज भी होता है, बहुत सारा इंट्रासेलुलर स्पेस में डिपॉजिट हो जाता है, लेकिन इसमें अबाउट 1 to 5% माइक्रोफाइब्रिल्स ऐसे रहते हैं जो इंजेक्शन साइट पर इस DNA को ले लेते हैं
और किसी सेल के डीएनए को लेने को हम कहते हैं ट्रांसफेक्शन होना। तो जो ट्रांसफेक्शन रेट है वो बहुत स्लो होता है, अबाउट 1 to 5% ही ट्रांसफेक्शन रेट होता है। लेकिन जब ट्रांसफेक्शन हो जाता है तो ये जो सेल्स होती हैं ये विदिन 2 मंथ्स के अंदर अंदर इनका एक्सप्रेशन होने लगता है, और जो पेप्टाइड्स होते हैं वो एंडोजिनस एंटीजन की तरह डिस्प्ले होने लगते हैं ऑन द सेल सरफेस, एंड दे विल सिक्रेट द एंटीजन्स जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरफ जाते हैं, और ये जो एपीसी होती हैं ये एक्टिवेट होती हैं। तो इट मे बी दैट द स्केलेटल मसल आर नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे फॉर एंटीजन प्रोसेसिंग। तो स्केलेटल मसल्स जो रहती हैं जनरली एज ए एंटीजन प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहती, या हम इसको अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते स्केलेटल मसल को। द इंजेक्टेड प्लाज्मिड में सिंपली भी कैरिड इनटू द ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स। तो जनरली होता है कि जो प्लाज्मिड्स रहते हैं ये लिम्फ नोड्स में चले जाते हैं, क्योंकि लिम्फ में डिजॉल्व रहते हैं तो लिम्फ नोड्स में चले जाते हैं, वेयर इट विल टेक अप बाय डेंड्राइटिक सेल्स। और यहाँ पर दिस प्रोसेस्ड antigen presently stimulate T helper cell 1 response associated with the interferon gamma production। तो ये टेकअप कर लेती हैं बाय डेंड्राइटिक सेल्स जो कि एक्टिवेट हो जाती हैं और टी हेल्पर सेल 1 को स्टिमुलेट करती हैं जो कि इंटरफेरॉन गामा रिलीज करती हैं। इट इज़ पॉसिबल टू मॉडिफाई डीएनए टू बायस द टी सेल रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द टाइप 1 एंड टाइप 2 रिस्पॉन्सेज सिंपली बाय इंसर्टिंग एप्रोप्रिएट साइटोकाइन जीन्स। तो अगर हम हमारे डीएनए प्लाज्मिड्स के साथ में कुछ साइटोकाइन जीन्स भी डाल देते हैं तो हम कौन सा वाला टी हेल्पर सेल रिस्पॉन्स चाहते हैं उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। चाहे टी हेल्पर सेल 1 को एक्टिवेट कर सकते हैं अगर हम इसमें साइटोकाइन जीन्स हमारा इंटरल्यूकिन 12 हो, और टी हेल्पर सेल 2 को एक्टिवेट कर सकते हैं अगर हमारा साइटोकाइन जीन जो है TLR4 जो इंटरल्यूकिन 4 हो। सेल एंट्री की दूसरी मेथड है जीन गन्स। जो प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस करने की, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंट्रोड्यूस करने की जो मेथड है वो जीन गन मेथड भी है, और ये जीन गन है इसमें कंप्रेस्ड हीलियम का यूज़ किया जाता है एज ए गन। और दूसरा ये है कि इसमें माइक्रोस्कोपिक गोल्ड एंड टंगस्टन नैनो पार्टिकल्स पर हमारे जो डीएनए प्लाज्मिड्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, और इसमें एडवांटेज ये है कि डायरेक्टली ये हमारे प्लाज्मिड को इंट्रासाइटोप्लाज्मिक भेज देता है। तो इससे जो सेलाइन इंजेक्शन लगाने पे टी हेल्पर सेल 1 रिस्पॉन्स क्रिएट होता था, या फिर जैसे केवल इंजेक्शन लगाने से जो CpG मोटिफ और TLR9 का रिएक्शन होकर के जो टी हेल्पर सेल 2 रिस्पॉन्स क्रिएट होता था, उससे जो जीन डैमेज होता है उससे भी हम बचते हैं। साथ में जो डेंड्राइटिक सेल एब्जॉर्ब करती थी बाय एंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म, तो उससे भी हम बचते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इन सारी टेक्निक्स में हमारा जो मेन डीएनए है उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, तो इसलिए जीन गन टेक्निक का यूज़ किया जाता है। डीएनए प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस करने की एक अनदर टेक्निक है जिसको इलेक्ट्रोपोरेशन कहते हैं। अगर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम देते हैं तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के साथ में लोकल एप्लीकेशन ऑफ पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड 50 से 1000 वोल्ट की निडल इलेक्ट्रोड भी इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें माइक्रो टू मिली सेकेंड के लिए ये वोल्टेज दिया जाता है। और कुछ टाइम के लिए जो मसल सेल्स होती है वो परमिएबल हो जाती है, और दैट विल अलाउ द प्लाज्मिड। अगर इंट्राडर्मल इलेक्ट्रोपोरेशन की बात करें तो डर्मिस में भी इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं स्किन पर, और स्किन पर पल्स से स्टिमुलेट किया जाता है, तो जो स्किन की डेंड्राइटिक सेल्स वगैरह होती हैं वो प्लाज्मिड ले लेती हैं। तो थोड़ा सा ये है कि एरिथमा होता है स्किन पर और इरिटेशन होता है, लेकिन वो टॉलरेबल होता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन ये देखा गया है कि अब डोमेस्टिक एनिमल में तो डिफरेंट टाइप की स्किन्स होती हैं, तो प्रैक्टिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी किस में कितनी रहेगी वो अभी जो है एक्सपेरिमेंट्स हैं चल रहे हैं, अभी उसका कोई फाइनल रिजल्ट नहीं निकला है। और ये देखा गया है कि मोस्ट ऑफ जो डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं वो कुछ फ्यू डेज तक के लिए इन प्लाज्मिड्स को एक्सप्रेस करती हैं, लेकिन अगर मसल सेल की बात करें तो सेवरल मंथ तक मसल सेल जो होती हैं ये प्लाज्मिड एक्सप्रेस करती हैं। इसलिए इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ इनोकुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डीएनए प्लाज्मिड दिया जाना इज़ प्रिफर्ड। तो फिर भी क्यों डीएनए वैक्सीन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है? डीएनए वैक्सीन जो है, पहली बात कि बहुत ज़्यादा प्लाज्मिड से इंट्रोड्यूस करना पड़ते हैं, तब जाकर के रिलेटिवली बहुत लो इम्यूनोजेनिसिटी आती है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ट्रांसफेक्शन एफिशिएंसी ऑफ पर्टिकुलर सेल है वो बहुत कम होती है, मतलब सारी सेल डीएनए को ले लेगी ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ डीएनए इंजेक्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा, मतलब सेवरल मिलीग्राम्स ऑफ डीएनए जो होता है वो एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो किसी कंटामिनेटेड सेलुलर डीएनए सैंपल से इसको एक्सट्रैक्ट करना एक्सपेंसिव होता है। तीसरा ये है कि बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी ऑफ डीएनए इंजेक्ट करने पर
लिटिल क्वांटिटी ऑफ एंटीजन जो है सेल के ऊपर एक्सप्रेस होते हैं। तो इसके कारण क्या है, केवल स्मॉल इम्यूनोजेनिसिटी क्रिएट होती है। चौथा ये है कि जो डीएनए फाइनली एंटीजन एक्सप्रेस करते हैं वो सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं। तो केवल जो एंटीजेनिसिटी है वो सिर्फ प्रोटीन के अगेंस्ट ही डेवलप होती है। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि हम जो हमारा इम्यून फंक्शन है उसको रेगुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटरी साइटोकाइन जीन इंजर्शन। और ये रेगुलेटरी साइटोकाइन जीन्स जीएमसीएसएफ के, इंटरफेरॉन गामा के, इंटरल्यूकिन 2 के, इंटरल्यूकिन 12 के हो सकते हैं। और जो कि दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि विद द हेल्प ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स एंड जीन गन्स के मेथड्स के थ्रू हम जो है इन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि ये इजीली जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से फेगोसाइटोज्ड हो जाती हैं, इसीलिए इनका इंजर्शन तो ईजी है। डीएनए वैक्सीन का एडवांटेज यही है कि मोस्टली डीएनए वैक्सीन जो होती है वो सीएमआई रिस्पॉन्स क्रिएट करती हैं, और हम डीएनए वैक्सीन के थ्रू अपनी तरफ से टी हेल्पर सेल 1 या टी हेल्पर सेल 2 के रिस्पॉन्स को बायसिंग करके जनरेट कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। डीएनए वैक्सीन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी ये है कि इस वैक्सीन को हमें न्यूक्लियस तक पहुंचाना होता है, तो ही ये डीएनए वैक्सीन जो है फर्दर इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, और उसके बाद प्रोटीन जो है सेल के ऊपर एक्सप्रेस होते हैं। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि ज़रूरी नहीं कि डीएनए जो है न्यूक्लियस तक जाए। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं आरएनए वैक्सीन। आरएनए वैक्सीन कैसे प्रोड्यूस की जाती है? आरएनए वैक्सीन डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो बिना डीएनए डाले हम सीधा एमआरएनए को इंसर्ट करते हैं, और इसको हम कहते हैं, इस टाइप की वैक्सीन को, आरएनए वैक्सीन्स। जो एमआरएनए है दैट इज़ ओनली ट्रांजिशनली एक्सप्रेस्ड एंड एज अ रिजल्ट इज पोटेंशियली सेफर देन परसिस्टेंट डीएनए। तो जो परसिस्टेंट डीएनए है जिससे प्रोटीन जनरेट हो सकता है, और वो फर्दर जो है उसका दूसरा ड्रॉबैक ये है कि ये डीएनए कहीं ना कहीं ह्यूमन जीनोम में या एनिमल जीनोम में इंसर्ट हो सकता है, और साथ में इसके अगेंस्ट टॉलरेंस भी आ सकता है। इसको देखते हुए साइंटिस्ट ने जो एमआरएनए वैक्सीन्स बनाई है, ये एमआरएनए वैक्सीन्स ट्रांजिएंटली एक्सप्रेस भी होगी, और इसके अगेंस्ट टॉलरेंस भी नहीं आएगा। तो कन्वेंशनल वैक्सीन्स के कंपैरेटिवली अगर हम आरएनए सिंथेसिस की बात करें तो इट इज़ रिलेटिवली सिंपल, एंड इसका जो पूरा प्रोडक्शन है, स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस है, उसमें ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, और काफ़ी लेस पीरियड ऑफ टाइम में इसकी सिंथेसिस हो जाती है। और जो डेंजरस पैथोजेंस हैं जिनको हम हैंडल नहीं करना चाहते हैं, उसकी जगह उनके आरएनए की अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उसके सीक्वेंस की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो वो सीक्वेंस जो है हम इंट्रोड्यूस करके भी वैक्सीन प्रोडक्शन कर सकते हैं। आरएनए का बस एक ही ड्रॉबैक है कि ये रिलेटिवली स्टेबल है, लेकिन फिर भी आरएनए से एक्सपोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरएनए एंजाइम आरएनए को डिग्रेड कर देगा। आरएनए में सेल्फ एडजुवेंटिंग प्रॉपर्टी भी होती है जो कि डीएनए में नहीं है। तो जब आरएनए में ये प्रॉपर्टी होती है तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एज ए पोटेंट स्टिमुलेटर इंटरफेरॉन प्रोडक्शन करता है, तो इंटरफेरॉन गामा वगैरह का प्रोडक्शन भी कर लेता है, इसलिए इसको अलग से एडजुवेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती। और एक चीज़ ये है कि अब जैसे डीएनए को हमको न्यूक्लियस तक ले जाना होता है, तो आरएनए को न्यूक्लियस तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी देखा गया है कि अगर हम आरएनए इंजेक्ट करते हैं तो इनफैक्ट आरएनए जो है बहुत सारी सेल टाइप्स द्वारा इजीली स्पॉन्टेनियसली ले लिया जाता है, और विद इन अ मिनट एक्सप्रेस भी इन सेल्स के द्वारा होने लगता है। तो जब भी आरएनए को डाला जाता है, आरएनए वगैरह को इंजेक्ट किया जाता है, तो इसके लिए कुछ केमिकल चेंजेस करके हम डाल सकते हैं, या फिर विद द हेल्प ऑफ नैनो पार्टिकल्स सच एज डेंड्रीमर्स, जो कि एक हाईली ब्रांच्ड प्रोटीन है, इनके हेल्प के साथ में एज ए कैरियर इनको रखते हुए आरएनए को इंट्रोड्यूस किया जाता है। आरएनए वैक्सीन दो टाइप से दी जाती है, या तो इसके दो फॉर्म्स होते हैं, या तो कन्वेंशनल एमआरएनए दिया जाता है, और या फिर सेल्फ एम्पलीफाइंग एमआरएनए दिया जाता है। सेल्फ एम्पलीफाइंग एमआरएनए को रेप्लिकॉन भी कहते हैं। ये आरएनए दोनों ही टाइप के जो हैं वो बहुत सेफ होते हैं और इजीली टॉलरेटेड होते हैं, यानी कि वो डिग्रेड नहीं होते, वो काफ़ी टाइम तक बॉडी के अंदर रहते हैं, और एंटीजन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। कन्वेंशनल एमआरएनए जो होता है वो अब ह्यूमन कैंसर की थेरेपी में भी यूज़ किया जाने लगा है। तो ये एक्चुअल में कैसे वर्क करता है कि जो एमआरएनए है वो स्पेसिफिक एंटीजन का ट्रांसलेशन करता है, और ये जो एंटीजन्स होते हैं ये फर्दर प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करते हैं। इन आरएनएस को सेल्फ रेप्लिकेटिंग बनाने के लिए हम कुछ अल्फ़ा वायरस यूज़ करते हैं, और ये अल्फ़ा वायरस इन आरएनए को रेप्लिकॉन प्रोवाइड करवाते हैं। रेप्लिकॉन्स क्या होते हैं? रेप्लिकॉन आर डिफाइंड एज न्यूक्लिक एसिड दैट कंटेन द इंस्ट्रक्शन फॉर देयर ओन रेप्लिकेशन।
तो ये अल्फ़ा वायरस रेप्लिकॉन्स जो हैं इन आरएनएस को रेप्लिकॉन प्रोवाइड कराते हैं, और ये रेप्लिकॉन ऐसे होते हैं जो इन्फॉर्मेशंस हैं, और इन इन्फॉर्मेशंस के कारण जो हमारा आरएनए है वो सेल्फ रेप्लिकेट होने लगता है। तो अल्फ़ा वायरस रेप्लिकॉन्स क्या हैं? बेसिकली अल्फ़ा वायरसेस आर पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हैं, लाइक ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड वेनेजुएलन इंसेफ्लाइटिस वायरस, या फिर सिंडबिस वायरस, या फिर सेमिलिकी वायरस। तो ये जो वायरसेस हैं ये अल्फ़ा वायरस में आते हैं, और ये वायरसेस एज ए वैक्सीन वेक्टर की तरह काम करते हैं, जो कि इनका खुद का एक सिंपल जीनोम होता है, और ये हमारे आरएनए को जो है टेकअप करते हैं, और किसी भी इन्फेक्टेड सेल में जब ये जाते हैं तो इस रेप्लिकॉन का जो 5 प्राइम होता है वो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाता है, लाइक कोई एंजाइम टाइप का, जो कि साइटोप्लाज्मिक आरएनए के रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और साथ ही इसका जो 3 प्राइम एंड होता है वो कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाने के काम आता है, और प्रमोटर रीजन बनाता है। तो हमारे आरएनए को इंजेक्ट करने का मेथड यही है कि हम अल्फ़ा वायरस को एज ए वेक्टर यूज़ करके हमारा आरएनए इंट्रोड्यूस करते हैं। ये आरएनए में रेप्लिकॉन भी होता है, और ये रेप्लिकॉन जब सेल्फ रेप्लिकेट होता है तो ये ट्रांसलेशन करके प्रोटीन्स बनाता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स बाद में सेल के ऊपर एक्सप्रेस हो जाते हैं। तो जैसे ही हम अल्फ़ा वायरस में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करते हैं, ये अल्फ़ा वायरस में जो आरएनए है वो हमारा रेप्लिकेट होता है, रेप्लिकेट होके फॉरेन प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है, और ये देखा गया है कि लगभग 10 से 20% ऑफ जो प्रोटीन्स हैं वो फॉरेन प्रोटीन्स प्रोड्यूस होने लगते हैं, क्योंकि ये अल्फ़ा वायरस इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये इसका प्रमोटर बहुत स्ट्रांग होता है, और प्रमोटर स्ट्रांग होने से बहुत सारे जो वायरल कैप्सिड्स हैं, वायरल ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, वो सेल के वॉल के ऊपर एक्सप्रेस होने लगते हैं। ये भी पॉसिबल है कि हम इसके डिफरेंट वायरसेस के रेप्लिकॉन्स ले सकें बाहर, वायरस पार्टिकल ले सकें, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट और भी अलग अलग आरएनए को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल, कुछ नॉन स्ट्रक्चरल, जिस टाइप के भी प्रोटीन्स हमें चाहिए वो, और इस टाइप से हम मल्टीवेलेंट वैक्सीन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अभी मोस्टली जो हम आरएनए वायरस अल्फ़ा वायरस वेक्टर यूज़ कर रहे हैं वो अल्फ़ा वायरस वेक्टर जो हैं वेनेजुएलन इक्वाइन इंसेफ्लाइटिस वायरस को यूज़ कर रहे हैं, और अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो चल रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन ऑफ स्वाइन इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा, फूट एंड माउथ डिसीज, देन इक्वाइन आर्थराइटिस, पोर्साइन रेस्पिरेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिंड्रोम, देन निपाह वायरस, इन सब के लिए चल रहा है। और अभी 3 आरएनए रेप्लिकॉन वैक्सीन्स हैव बीन लाइसेंस्ड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने किया है। दे आर डायरेक्टेड अगेंस्ट पोर्साइन। ये जो 3 हैं अलग अलग वैक्सीन जो यूएस डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर ने लाइसेंस करवाई है वो है पोर्साइन एपिडेमिक डायरिया, स्वाइन इन्फ्लुएंजा H3N2 एंड हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा H5N2 के अगेंस्ट में। डीएनए वैक्सीन के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली इंट्राडर्मली इनटू द पिन्ना ऑफ बीगल डॉग्स, तो ये ईयर पिन्ना होता है हमारा, तो डॉग के ईयर पिन्ना में रेबिस का एक जीन है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन जी को कोड करता है, उसको दिया गया, और ये देखा गया कि देर इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ सीरम न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज एंड अफोर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम चैलेंज विथ विरुलेंट वायरस 1 ईयर पोस्ट वैक्सीनेशन। तो जैसे ही इसके बाद जब इन्होंने वायरस दिया, विरुलेंट चैलेंज किया, तो ये पाया कि 1 साल तक वैक्सीनेशन के अंदर किसी भी टाइप का विरुलेंट वायरस का अटैक होने पर भी इम्यूनिटी मेंटेन रही है। द कैनाइन मेलेनोमा वैक्सीन इज़ ए नेकेड डीएनए वैक्सीन। तो ऐसे ही कैनाइन का जो मेलेनोमा होता है उसके अगेंस्ट में भी वैक्सीन जो बनी है वो भी एक नेकेड डीएनए वैक्सीन है। So friends, this is all about the DNA vaccine, as well as I also covered the RNA vaccine. Hope you understood this topic well. If you want to watch more videos regarding vaccines, so keep watching, and please subscribe my channel. Thanks for watching.